नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी बाई मिश्रा सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि हमने एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट कर दी है। आज हमारी क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर तीसरी है। इसके पहले हम 2 क्लासें ले चुके हैं। अगर आप सभी ने अभी तक क्लासें नहीं ली हैं तो क्लासें प्ले लिस्ट में पड़ी हैं, वहाँ से क्लासें देख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जीडी वाले बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जीडी वाले बच्चों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 4 फरवरी से 4 फरवरी से 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और 28 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो लगभग पूरे फरवरी भर एग्ज़ाम आपके होंगे। तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मान लीजिए दिसंबर हो गया और जनवरी, ये 2 महीने आपके पास पूरे हैं। लगभग आपके पास 60 से 65 दिन अभी बाकी हैं। आप अभी भी 60 से 65 दिन में अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अभी भी आप सिलेक्शन की दौड़ में रह सकते हैं। आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं। इससे पहले ये मान लीजिए कि ये 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं और 39,481 पोस्ट हैं। अभी पोस्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। ये पोस्ट बढ़ के 50,000 प्लस हो जाएंगी। तो इसमें सिलेक्शन लेना इस बार बहुत ही आसान है। तो इस बार सिलेक्शन लेना आप लोग ना छोड़िएगा और मेहनत करते रहिए। चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। इसमें सामासिक पद कौन सा है? इसमें सामासिक पद कौन सा है? वीर का पुत्र, ये सामासिक पद नहीं है। रा का खर्च, ये भी नहीं है। पथ से भ्रष्ट, ये भी नहीं है। ये सामासिक पद है। वायु वेग, कौन सा है? वायु वेग। इसमें समास विग्रह नहीं किया गया, इसीलिए ये सामासिक पद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पार्वती और पुत्र और पृथ्वी, इनके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पार्वती का पर्यायवाची उमा होता है और पुत्र का पर्यायवाची सुत होता है। सुत मतलब होता है सुतमित पुत्र होता है और पृथ्वी का वसुधा होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पार्वती का हो जाएगा उमा और पुत्र का हो जाएगा सुत और पृथ्वी का हो जाएगा वसुधा। ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक। इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा? प्रति, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, प्रत्येक। ये कैसी संधि होगी? ये कैसी संधि होगी? प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। ये यड़ संधि होगी। कैसी होगी? यड़ संधि। यड़ संधि की पहचान होती है, इसमें कटे शब्द जरूर लगे होंगे। यड़ संधि की ये पहचान होती है। आप इसे, जैसे आपको एग्जाम में अगर ना आए तो आपको जहाँ कटे शब्द दिख जाए वो 80% ये मान लीजिएगा आपकी यड़ संधि का उदाहरण है वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द वो होते हैं जिनमें ये मान लीजिए जिन्हें कठिनाई से बोला जाता हो, वो तत्सम की आप पहचान उससे कर सकते हैं। और इसमें चारों ऊष्म संघर्षी सा हा लगे होंगे और ये मान लीजिए सा है और कुछ कटे शब्द होंगे जिसे आप बोलने में कठिनाई होगी। वो जैसे सीख, इसमें आपको कठिनाई हो रही नहीं हो रही है। सांवला, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं हो रही। कान, इसमें भी कोई नहीं। शुष्क, शुष्क इसमें बोलने में कठिनाई हो रही। ये तत्सम शब्द होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? अभी तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर महाराष्ट्र, भारत के नागपुर महाराष्ट्र में 1975 में हुआ था। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? सुआ। कहाँ हुआ था? सुआ में। फिजी की राजधानी, फिजी की राजधानी सुआ में हुआ था। कहाँ हुआ था? सुआ में। सुआ, फिजी की राजधानी सुआ में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए।
इसमें से चारों विकल्प में आप स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, कौन सा स्त्रीलिंग है, और 3 पुल्लिंग हो गए, 1 स्त्रीलिंग होगा। अनार कैसा होगा, अनार कैसा है, अनार अच्छा है, ये पुल्लिंग हो गया। चना अच्छी कि अच्छा है, चना अच्छा है। आप खुद अच्छा और अच्छी लगा के इसे पहचान सकते हैं, चना अच्छा है। मोती अच्छा कि अच्छी है, मोती अच्छा है। और प्यास लगा कि लगी है, प्यास लगी है, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। कैसा होगा, स्त्रीलिंग। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गम का विलोम शब्द क्या होगा, गम का विलोम शब्द क्या होगा, गम का विलोम शब्द सुगम होगा। क्या होगा, सुगम। गम मतलब चला जाना, सुगम मतलब आ जाना। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं। दीर्घ से भी अधिक, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे प्लुप्त स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और नंबर 3 प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा के इतना समय लगता है, और दीर्घ में 2 मात्रा के बराबर समय लगता है, और प्लुप्त स्वर में ह्रस्व और दीर्घ से भी 3 गुना का समय लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लुप्त स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए अगर, तो वहाँ हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवा रहा, ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक कार्य करके उसी क्षण दूसरे कार्य में लग जाता है, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। और नाम धातु क्रिया क्या होती है, जब जैसे हिन, हिनाना, मिमियाना, ये नाम धातु क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, एक क्रिया दूसरे क्रिया को जोड़ती है, ये संयुक्त क्रिया कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। इसमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। हस्ताक्षर और दल, रोमकूप, ये बहुवचन, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। और लोग, लोग और जनता, जनता और वर्षा, वर्षा, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अवतरण चिन्ह है, कौन सा अवतरण चिन्ह है। अवतरण को ही उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्धरण। अवतरण को ही उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। तो इनमें से अवतरण या उद्धरण चिन्ह कौन सा है, जहाँ डबल इन्वर्टेड कामा लगा होता है, वह अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह इसे बोलते हैं। और ये उपविराम का चिन्ह है। कैसा है, उपविराम, उपविराम। और ये विस्मयादिबोधक, कैसा है, विस्मयादिबोधक। और ये कैसा चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। इसमें कौन सा विशेषण जिसे संख्या में दौरा, मतलब संख्या को दर्शा रहा है। तो चौड़ा, चौड़ा क्या है, ये संख्या का बोध नहीं करा रहा है। 10 मीटर कपड़ा, ये संख्या का बोध ये नहीं करा रहा है। 10 मीटर कपड़ा, इसे आप नाप तोल सकते हैं, ठीक है, नापा जा सकता, संख्या का बोध नहीं करा रहा है। ताजगी, ये भी नहीं करा रहा है। दर्जन, ये संख्या का बोध करा रहा है। दर्जन का मतलब होता है 12, दर्जन का मतलब क्या होता है, 12, ये संख्या का बोध करा रहा है। तो ये विशेषण कैसा है, ये संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे दर्जन का मतलब 12 होता है, और कभी कभी पूछ लेता है स्कोर, स्कोर, स्कोर का मतलब क्या होता है, स्कोर का मतलब होता है 20। कभी कभी रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है एनालॉजी में कि स्कोर में मतलब 20 का मतलब क्या होता है, 20 को स्कोर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग में दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? दिन और दीन। दिन और दीन का सही अर्थ क्या होगा? दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिवस और गरीब। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीता घर जाती है, ये कैसा वाक्य है? सीता घर जाती है कैसा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। और मिश्र वाक्य की पहचान होती है हमेशा जा शब्द जरूर लगा होगा और संयुक्त वाक्य और किंतु ये सब लगे होंगे। मिश्र वाक्य में की लगा होगा और जा शब्द जरूर लगा होगा। और निषेध वाक्य मतलब होता है मना, इसमें मतलब मना का भाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करबला के रचनाकार कौन है? करबला के रचनाकार कौन है? कभी कभी एक रचना भी, एक या दो रचनाएं आपके पेपर में पूछ लेता है, तो हम एक दो रचना भी इंक्लूड कर देते हैं। तो करबला के रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान ये नहीं है, नागार्जुन ये भी नहीं है, निर्मल वर्मा ये भी नहीं है। करबला के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही रचनाएं प्रसिद्ध हैं, वो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की रचना हो गई करबला हो गई, और जैसे गोदान गबन, सेवा सदन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और मुंशी प्रेमचंद को किस उपनाम से जानते हैं? इनको घनपत राय के उपनाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म बनारस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बनारस में। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत बार इनका जन्म पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्भर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? निर्भर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निर ये नहीं होगा, निर ये भी नहीं होगा, निर ये भी नहीं होगा। निर्भर शब्द में उपसर्ग निर होगा। क्या होगा? निर। नीचे हलंत जरूर लगेगी। ये इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसमें नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हमेशा परेशान करना ये नहीं होगा, बहुत परेशान करना ये भी नहीं होगा, क्रोध का कारण होना ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिक प्यारा होना। क्या होगा? अधिक प्यारा होना। अकारण भी इसे कभी कहीं मतलब बुक में लिखा होगा अकारण प्रिय भी होना। ये नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। क्या होगा? अधिक प्यारा होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ये कैसा काल है? मतलब आने वाले समय की बात करा रहा है, भविष्य में आने वाले समय की बात हो रही है। तो ये कैसा काल होगा? ये सामान्य भविष्य काल होगा। कैसा होगा? सामान्य भविष्य काल। काल तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल और नंबर 3 भविष्य काल। कैसा काल? भविष्य काल। काल तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल के भी 5 वेद होते हैं और भूतकाल के 6 वेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं, भूतकाल के 6 वेद होते हैं और भविष्य काल के 3 वेद होते हैं। ये काल के भेद होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? श्रवण ये नहीं होगा, योगी भी नहीं होगा, तपस्वी ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? परिवारजक। क्या होगा? परिवारजक। घूमने फिरने वाले साधु को परिवारजक कहा जाता है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये रहे आपके टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा
और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और एक बात है, जितने क्वेश्चन आपके सही हुआ करें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 20 में सही हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।